हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग अ न्यू वे। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू गेट 95% अबव इन बोर्ड एग्ज़ाम। सो हर कोई चाहता है कि उसके बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर 95 परसेंटेज आए, बट ये पॉसिबल तो नहीं कि हर किसी के आए। आप देखते होंगे कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं पर आपके मार्क्स उतने नहीं आते जितना आप चाहते हैं। सो ऐसा क्या करें जो आपके भी 95 परसेंटेज आ जाए। इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी होती है। कुछ तो ऐसा डिफरेंस होगा ना जो जिसके 95% आ रहे हैं और आपके 60 आ रहे हैं। वही डिफरेंस अब हम देखने वाले हैं कि उसमें और आप में क्या डिफरेंस है उसके प्लान में। मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगी। अगर आप उसे फॉलो करते हैं देन आई एम डैम श्योर कि आपके 95 परसेंटेज आएंगे ही आएंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। स्ट्रेटजी के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि स्टार्ट फ्रॉम टुडे। ओके, जब भी मैं ये बात करती हूँ स्टार्ट फ्रॉम टुडे, तो इसका मतलब है कि आपको इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद ही जस्ट अपनी बुकें उठा के बैठ जाना है, कुछ ना कुछ करना है। कुछ भी जितना भी आपको समझ आता है उतना पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने वीडियो देखे आप बोलेंगे चलो कल से करना शुरू करते हैं, परसों से कर लेंगे, संडे आएगा, संडे लकी डे है उससे करेंगे, मंडे आएगा शिव जी का दिन है उससे करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अगर आप जितना ज़्यादा पोस्टपोन करते रहेंगे, अगर आपको एक बार पोस्टपोन करने की आदत लग गई ना, तो आप ज़िंदगी के अंदर हमेशा पोस्टपोन करते रहेंगे। चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई हो, कुछ भी हो, किसी भी फील्ड के लिए कोई भी पढ़ाई हो, आप उसको हमेशा पोस्टपोन करेंगे। पोस्टपोन करना छोड़ो और आज से शुरू कर लो। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट फ्रॉम टुडे। अभी से स्टार्ट करेंगे तो ही तो आगे जाके बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सिस्टमैटिक मैनर। हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम किस वे के अंदर पढ़ रहे हैं। टॉपर भी एक अलग हिसाब से पढ़ता है और एक नालायक बच्चा भी एक अलग हिसाब से पढ़ता है। कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं तो कुछ लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। तो में हार्ड वर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि आज के टाइम में स्मार्ट वर्क वालों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल माने जाते हैं। अब ऐसा क्यों, क्या करना है सिस्टमेटिक मैनर के अंदर। सबसे पहले अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपके पास, या आप किसी फील्ड के स्टूडेंट हैं, ओके, आपके जो सब्जेक्ट है सबसे पहले आप उन्हें एक जगह लिख लीजिए। जैसे कि अगर आप आर्ट्स के हैं तो आपके सब्जेक्ट अगर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स हैं और जियोग्राफी ये सब हैं, तो सबसे पहले आपको उसके अंदर देखना है कि आपका उन सब में से वीक सब्जेक्ट कौन सा है। जस्ट लाइक मेरे टाइम पे मेरा वीक सब्जेक्ट जो सबसे हार्ड टफ मान जाता था, जो मुझे थोड़ा कम ही आता था, वो था हिस्ट्री, क्योंकि उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। ओके, अगर आपके पास हिस्ट्री है तो सबसे पहले हिस्ट्री शुरू कीजिए, लेकिन अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस भी है तो सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस कीजिए, देन हिस्ट्री पे जाइए। इससे क्या होगा, पहले आपका इंटरेस्ट बन जाएगा पढ़ाई के अंदर, देन अगर आप हिस्ट्री करेंगे तो आपको ज़्यादा बोरिंग फील नहीं होगा। ओके, सिस्टमैटिक मैनर का मतलब यह है कि आप टर्न बाय टर्न एक एक सब्जेक्ट रहें और टर्न बाय टर्न हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते चलें। लेकिन आप जिस भी सब्जेक्ट को पहले उठाते हैं, जस्ट लाइक आपने सबसे पहले पॉल साइंस शुरू करी है, तो आपको उसे फर्स्ट टाइम में ही ऐसा याद कर लेना है कि उसको नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ें तो उसको आपको सिर्फ रिवाइज़ करने की ज़रूरत हो, सिर्फ अपने नोट्स से। ये ना हो कि आपको पूरी पूरी बुक्स आपने देखनी पड़ रही है, एक एक लाइन पढ़नी पड़ रही है। फर्स्ट आपको जब भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसके मैं बताऊंगी कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पढ़ना शुरू करना होगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस या आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल पर पॉलिटिकल साइंस की वीडियो डलना शुरू हो गई है। इस साल के एंड तक सारा का सारा सिलेबस डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, सिस्टमेटिक मैनर में आप करेंगे तो सबसे पहले आप पॉल साइंस शुरू कीजिए। पॉल साइंस की 2 बुकें होंगी। पहले फर्स्ट बुक जो सी आपको लगती है उसे स्टार्ट कीजिए, फिर सेकंड बुक को कंप्लीट कीजिए। दोनों के नोट्स बना लीजिए अच्छे से आगे जाके, ताकि आपको रिवाइज़ करने में दिक्कत ना हो। देन जैसे ही पॉलिटिकल साइंस आपकी 1 मंथ में 2 मंथ में जैसे ही ख़त्म होती है, आपको शुरू करनी है हिस्ट्री को टाइम दीजिए। फिर आपको हिस्ट्री करिए। हिस्ट्री जब हो जाए उसकी 3 बुकें, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बुकें जब हो जाए एकदम अच्छे से, बुक से भी एंड आपके नोट्स से भी एंड अदर वीडियोस आप जिससे पढ़ना चाहें उससे, जब आपकी पूरी पूरी हिस्ट्री हो जाए देन आप स्टार्ट कीजिए इकोनॉमिक्स या फिर जियोग्राफी, आपको जो भी सबसे टफ लगे। ओके, जैसे जैसे आप सिस्टमेटिक मैनर में करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर आपने एक बार पॉल साइंस अच्छे से पढ़ ली तो आपको जब उसे नेक्स्ट टाइम, जैसे कि आपने अप्रैल में आज पढ़ ली, तो हर बार जब आपके पेपर्स होंगे तो आपको सिर्फ एक बार उसके अपने नोट्स को रिवीजन करके पलट के देखना है और आपको सब याद आता जाएगा। ओके, आपको बस बीच बीच में, जैसे कि संडे को 7 दिनों में से एक दिन अगर आप रिवीजन को देते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आपके पास अभी भी बहुत टाइम है। अगर आप अप्रैल से देखें, अप्रैल से नेक्स्ट फैब तक कितने मंथ हो जाते हैं आप ये तो देखिए। अप्रैल,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस टोटल 11 मंथ। 11 मंथ मेरे हिसाब से इनफ है। किसी भी 3 से 4 सब्जेक्ट तो बहुत कम लगता है, इस टाइम में आप बहुत सब्जेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पोल साइंस को 2 मंथ देते हैं, 2 मंथ इसको दे दीजिए, चलिए आपने 3 मंथ दे दिए हिस्ट्री को, अगर आप 2 मंथ इसको भी देते तो कितने मंथ हो गए? 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो 7 महीनों में आप अपना 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो 11 मंथ के अंदर आप कितना कुछ कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। सो सबसे पहले सिस्टमेटिक मैनर में करने का सोचिए। किसी एक सब्जेक्ट को उठाइए, उसे अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ताकि आपको बार बार एक ही सब्जेक्ट को आप उसी पे लगे रहेंगे तो सेकंड बुक पे कभी पहुँचेंगे ही नहीं। सेकंड बुक पे कभी पहुँचेंगे नहीं तो उसी सब्जेक्ट को करते रहेंगे और पूरे साल में एक सब्जेक्ट से कुछ नहीं होता। 95% तो कभी नहीं आ सकते। ओके, सो सबसे पहले सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ना शुरू कीजिए, टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग चलिए थोड़ा। और अपना अगर आप स्टडी करते हैं तो कंटिन्यूसली स्टडी मत कीजिए कि आपने 8 बजे शुरू करा सुबह और आप पढ़ते जा रहे हैं, 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, 3 बजे तक पढ़ रहे हैं। बीच में गैप दीजिए अपने आप को थोड़ा। आप हर 1 घंटे के अंदर एक 15 मिनट का या 5 मिनट का गैप लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट सिस्टमेटिक मैनर के बाद आता है रिवीजन नोट्स। सबसे ज़्यादा जो लोग कंजूसी करते हैं वो रिवीजन नोट्स बनाने में करते हैं। अगर आप रिवीजन के नोट्स ही नहीं बनाएंगे, अगर आपके खुद के नोट्स नहीं होंगे तो आप किससे पढ़ेंगे बाद में? अगर आप सोचते हैं कि आज आपने एक वीडियो देखी, आपको पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर की आपने वीडियो देखी, आपने उसके नोट्स ही नहीं बनाए, फिर आप क्या करेंगे? जब आपको एग्ज़ाम का टाइम होगा तो आप फिर से वीडियो देखने बैठ जाएंगे। वीडियो को जब बाद में ही देखना था तो पहले देख के क्या फ़ायदा, बाद में ही देख लेते, है ना? तो इससे अच्छा आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से क्या रहता है, आप एट अ टाइम कभी भी इमीडिएटली आपको कभी भी रिवीजन की ज़रूरत हो सडनली, तो आप एकदम इमीडिएटली। और जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाने का एक बेनिफिट है कि जब आप नोट्स बनाने होता है तो उसके अंदर हमेशा बुक की लैंग्वेज मत लिखिए प्लीज़, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, बुक्स खोलते हैं, बुक की एज इट इज़ लाइनें के ऊपर अंडरलाइन करते जाते हैं, उसी को यहाँ कॉपी मिलता है। बुकें नहीं छापनी है आपको, नोट्स में बुकें नहीं छापनी है आपको। एक पैराग्राफ पढ़िए, उसके अंदर से आपको जो भी समझ आया सबसे पहले उसे लिख लीजिए। जो आपको समझ आया है उसे अपनी भाषा में लिखिए, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम उसे पढ़ें, क्योंकि नोट्स आपके हैं, आपको किसी को देने नहीं है, किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है, तो प्लीज़ उसे अपनी लैंग्वेज में लिखिए। इससे क्या होता है, आपको आसानी रहेगी पढ़ने के अंदर। ओके, सो रिवीजन नोट्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। एंड मोमेंट पे सबसे ज़्यादा काम नोट्स ही आते हैं। किसी और से नोट्स मांगने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि नोट्स जो होते हैं वो आप अपने खुद के ही समझ सकते हैं, कोई और आपके नोट्स नहीं समझ सकता इतने अच्छे जितने आपने लिखे हैं। ओके, सो नोट्स बनाना मस्ट इम्पॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट। और जब हम अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलते हो जाते हैं, आज से शुरू करेंगे और आज से शुरू करते हमने सारे सिलेबस कंप्लीट कर लेते सिस्टमेटिक मैनर में, सबके नोट्स भी बना लिए। अब जब हम एंड तक आते आते हमारे पास क्या बच जाता है कि एट द एंड हमारा एक की कार्ड होता है, और वो की कार्ड है 10 ईयर्स पेपर। अगर आपके पास ये सब करने के बाद टाइम बचता है और आपको लगता है कि अब आपको मतलब रिवीजन हो गई है, अच्छे से सब आता है और अपने आप को टेस्ट करने का टाइम आ गया है, तो स्टार्ट कीजिए 10 ईयर्स पेपर। 10 ईयर्स की जगह 5 ईयर्स भी चूज़ कर सकते हैं। आई गेस 5 ईयर्स ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास कम टाइम है तो 5 ईयर लीजिए, नहीं तो 10 ईयर लीजिए। 5 ईयर पेपर्स या 10 ईयर पेपर्स लीजिए और उन्हें सॉल्व करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि CBSE से अगर आप कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे तो हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस एक 2 साल में रिपीट होते रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो फिक्स होते हैं कि हर साल आने हैं, तो उन क्वेश्चंस की आंसर्स एकदम डिटेल के अंदर लिखना सीख लीजिए। आंसर्स कैसे लिखते हैं मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी, जिससे आपको पता चले कि आंसर्स कैसे लिखने हैं। कहानी नहीं लिख के आनी है, पेजेस भर के नहीं आने हैं कि सब पेजेस भर के आगे कहानी कुछ भी लिखे जा रहे हैं। आप ऐसा करेंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, सो लिखने का आप जो लिखते हैं वो मैटर करता है। सबसे पहले पढ़ना शुरू कीजिए, जब पढ़ाई ख़त्म हो जाए उसके बाद लिखना सीखिए ढंग से। देन आपको क्या करना है, 5 ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। 5 ईयर पेपर जब आप सॉल्व कर लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि आपको कौन से क्वेश्चंस कैसे करने हैं, जो टॉपर्स की आंसर शीट्स निकलती है उन्हें देखिए कि उन्होंने कैसे लिखा, पेपर में कैसे लिखा, ऐसे कि उनके इतने ज़्यादा परसेंटेज मार्क्स आए। ओके, जब आप ये सब एनालाइज कर लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, देन आप रेडी हो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम देते वक्त सब आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना। एग्ज़ाम के अंदर जब आप एंड के रेडी हो जाते हैं तो आपको सब एक ही चीज़ पर ध्यान देना। वो लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट जो हमारा स्टार पॉइंट होता है, जो सबसे मेन होता है, वो होता है आंसरिंग वे, कि आप किस वे के अंदर आंसर लिखते हैं। ये लास्ट कार्ड है, इस कार्ड पे आप बाद में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको पहले 4 स्टेप पूरे करेंगे तभी आप 5वें स्टेप पाएंगे, जिसका नाम है आंसरिंग में। जब आप आंसरिंग करना सीख जाएंगे तो आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो ये स्ट्रेटजी है, ये हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर अपनाता है तो उसे हमेशा सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है इसके अंदर सिंपल सी बात है,
आज से शुरू नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। सिस्टमेटिक मैनर में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स अगर आपके होंगे तो आप ही को बेनिफिट है, किसी और को नहीं है इससे। और 5 ईयर पेपर सॉल्व करने से आपको एनालाइजेशन में हेल्प मिलती है। आप एनालाइज कर लेते हैं कि आपके पेपर में क्या क्या आ सकता है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। पूरी बुक इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनका पता हमें 5 ईयर पेपर से ही चलता है। ओके, फिर अगर आप एंड के अंदर आप ये 4 स्टेप करने के बाद कम्प्लीटली आप पहुँच जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम तक, तो एक लास्ट वे होता है आंसरिंग वे, कि आंसर किस वे में लिखे कि हमें अच्छे मार्क्स मिले। ओके, सो यही थी स्ट्रैटेजी आज की। सो मैं आई होप कि आपको स्ट्रैटेजी समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर आप आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो मैंने अभी पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज़ है वो शुरू कर दी है। ओके, सो आप मेरे चैनल पे जाएं, उसको चेक इट आउट करें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। अगर आप मेरी वीडियो से पढ़ते हैं देन आई एम डेफिनेटली श्योर कि मैंने चैप्टर को बहुत सिंपल वे में पढ़ाने की कोशिश करी है। ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आप आज से शुरू करेंगे। अगर आप स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो आई होप कि आप सभी लोगों के 95% मार्क्स आए। थैंक यू।